अच्छा, तो हम लोग अपना लास्ट चैप्टर ग्रामर का आज स्टार्ट करेंगे एंड देन आफ्टर दैट हम लोग कंडीशनल्स करेंगे। वो छोटा मोटा सा चैप्टर है एंड इवेंचुअली हम लोग कंजंक्शन या कनेक्टेड मतलब हम लोग अभी और 2 क्लास अवे है हमारे प्रैक्टिस सेट्स स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, अच्छा सुनो। तो रूल नंबर 1 एज यूजुअल, प्रीपोजिशंस कंपैरेटिवली एक्सेंट। हाँ, प्रीपोजिशंस कंपैरेटिवली इजी होता है लेकिन छोटी-छोटी नुआंसेस याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। यही एक चैप्टर है जहाँ पे हम लोग एरर डिटेक्शन में सबसे ज़्यादा मिस्टेक करते हैं। ठीक है? सो अच्छा, एनोनिमस बोलना तो अच्छे से सुनाई दे रहा है कि नहीं? अच्छे से सुनाई दे रहा है ना? हाँ। सो लेट्स स्टार्ट। जब हम लोग प्रीपोजिशन के बारे में बोलते हैं तब हमारे दिमाग में क्या आता है? हमारे दिमाग में आती है बहुत सारी छोटी-छोटी सपोर्टिंग वर्ड्स। एट, टू, ऑफ, थ्रो। ठीक है? फिर बोथ। अच्छा, एस माने एस। ठीक है? तो इसके ऊपर छोटी-छोटी रूल्स है जो हम लोग को जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। सेंटेंस के आपका चेंज के साथ सेंटेंस के सेटअप के चेंज के साथ हमारा प्रीपोजिशन का यूज चेंज हो जाता है। अब प्रीपोजिशन के साथ हम लोग का और एक चैप्टर जुड़ जाता है जो कि ना वोकेब का पार्ट है या फिर वर्बल का पार्ट है, दैट इज प्रीपोजिशनल वर्ब, जिसकी मैंने लिस्ट दी हुई है। वो मैं बाद में थोड़ी देर बाद में मेंशन कर दूंगी। ठीक है, तो वो मैं बाद में पढ़ाएगा। अभी रूल वाइज हम जाएगा। ठीक है, अच्छा सुनो। अच्छा अच्छा, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीजें हैं, थोड़ा ध्यान से सुनना। अच्छा, यहाँ पे बहुत कुछ जानने को है। ठीक है, अब सब चीज याद नहीं रहेगा तो मैं थोड़ा डिवाइड कर देती हूँ। ठीक है, प्रीपोजिशन को। थोड़ा रुक जाइए आप लोग। मैं एक्चुअली चाहती हूँ कि कंसाइज वे में रूल्स को बताऊं ताकि आप लोग यहाँ से ही आप लोग को सीखना हो जाएगा। क्योंकि बाद में ये रिकॉर्डिंग बहुत लोग देखेंगे तो वहाँ पे ताकि आप लोग को सीखना हो जाए। जो लोग देखेंगे वो लोग
स्पीड अप करके देखना, ठीक है? चलिए ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मैं एक एक ग्रुप बना के पढ़ाऊंगी, ठीक है? उसको आपको लिखते लिखते जाना, क्योंकि प्रीपोजिशन बहुत सारा है, सब चीज़ याद नहीं रहेगा, ठीक है ना? तो सब जानने की ज़रूरत नहीं है। जो बैंक के लिए कम इम्पोर्टेंट है वही हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है? सो रूल वन को मैं डिवीजन कर देती हूँ ए बी सी डी में, ठीक है? तो याद रहेगा। चलो, हम लोगों का प्रीपोजिशन में एक प्रीपोजिशन हो जाता है देन एंड बट। अच्छा, आप सोचोगे मैं सडनली देन एंड बट से क्यों शुरू कर रही हूँ? देखो, इन ऑन एट ये सब थोड़ा बोरिंग, इन ऑन एट ये सब थोड़ा बोरिंग हो जाता है। ऐसा लगता है क्या ये सब तो पता ही है, मैम क्यों पढ़ा रही है? तो वो पढ़ाएगा हम सब्सिक्वेंट रूल्स में। थोड़ा मैं पीछे से जाती हूँ, थोड़ा मैं कठिन से जाती हूँ, ठीक है? जो हम लोग इतना सीखते नहीं है बचपन में, या फिर इतना ध्यान नहीं देते, ठीक है? अच्छा सुनो, अभी देखो, क्या होता है ना, बट जो है ना, वैसे तो ये एक कंजंक्शन है, मतलब ये होना था परंतु ये हो गया, हिंदी का परंतु, इंग्लिश का बट। लेकिन बट को एडवांस इंग्लिश में हम लोग ऐसे प्रीपोजिशन यूज करते हैं। व्हाट डज दिस मीन? एक्सेप्शन, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, आई डिडंट go to school but read the book. I didn't go to school but read the book. या फिर I didn't go to school but my friend's house. देखो, यहाँ पे बट को एक प्रीपोजिशन जैसा यूज कर रहा है, जहाँ पे आपने यहाँ पे एक सेंटेंस यूज किया, फिर पीछे में एक क्लॉज यूज किया, या फिर एक नाउन यूज किया। एक्सेलेंट। हाँ, नाउन यूज किया। व्हाट डज दिस मीन? आई डिडंट गो टू स्कूल, हम लोग स्कूल नहीं गए, मतलब मैं स्कूल नहीं गई। बट माई फ्रेंड्स हाउस, मैं स्कूल नहीं गई, बट मैं कहाँ गई? फ्रेंड के घर में। सो आई डिड गो टू स्कूल बट आई वेंट टू माई फ्रेंड्स हाउस। इतना कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है जब आपके हाथ में बट है। बट का मतलब ही है एक्सेप्शन, ये नहीं हुआ तो वो हुआ। तो ये एडवांस इंग्लिश में एक पैटर्न है, देखना जब आप लोग एडिटोरियल पढ़ते हो तब आपको दिखेगा। यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, फिर इसको प्रीपोजिशन जैसे यूज किया विच मीन्स एक्सेप्शन, एंड देन यू आर सेइंग दैट पर्टिकुलर नाउन, मैंने आपने ये काम नहीं किया लेकिन आप दूसरा काम किए, बस दूसरा ऑब्जेक्टिव यूज किया। समझ में आ रहा है? आई डिडंट गो टू स्कूल बट रेड द बुक। यहाँ पे किंतु आपको वर्ब यूज करना पड़ रहा है, क्योंकि गो एंड रेड अलग अलग आपका वर्ब्स है। किंतु इस केस में आप स्कूल में भी जा रहे हो एंड फ्रेंड के घर में भी जा रहे हो, ऐसे वक्त पे आप बट गो टू फ्रेंड्स हाउस बोलने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट फ्रेंड्स हाउस बोलने से हो सकता है। सो ये हो जाता है बट का इम्पोर्टेंस। अच्छा, अब किसी ने अगर बट की जगह देन भी यूज़ किया, गलत नहीं है वो। तो देन एंड बट मीन्स एक्सेप्शन। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? ये चीज़ एक छोटी सी चीज़ है जो इम्पोर्टेंट होती है।
ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। अब धीरे धीरे इंपॉर्टेंट चीज मिलेगा जो एग्जाम में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में है। ठीक है, अच्छा नंबर बी, देखो बिटवीन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, सबको जानना चाहिए। बिटवीन एंड एमोंग, बिटवीन का मतलब है ओनली टू पर्सन्स, एमोंग का मतलब है टू प्लस। देयर वाज अ quarrel between two students, वहाँ पे क्वारल है दो बच्चों के बीच। सो टू है, यू आर यूजिंग बिटवीन, बट देयर वाज अ क्वारल। अमंग या फिर अमंग्स, जो भी बोलो, मेनी स्टूडेंट्स। जब आपको टू प्लस स्टूडेंट्स बोलना है तब आप अमंग्स्ट बोलोगे। समझ में है मैं क्या बोलना चाह रही? तार मैंने दो जन के लिए ऑलवेज बिटवीन, दो जन से ज्यादा के लिए हमेशा अमंग। ये एकदम दिमाग में बैठा लो, यहाँ से क्वेश्चन आना हर साल आता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद आपका हो जाएगा ईच अदर। नंबर सी, ईच अदर वन अनदर, वन अनदर। ठीक है, ईच अदर अगेन दो जन के लिए यूज होता है, वन अनदर टू प्लस के लिए। ये भी एक प्रीपोजिशन का पार्ट है। ठीक है, दे आर टॉकिंग विद ईच अदर, माने दो जन बात कर रहे हैं। दे आर टॉकिंग विथ वन अनदर, माने बहुत सारा बच्चा है जो एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं। सो ईच अदर दो, वन अनदर टू प्लस। ओके, अच्छा ये हो गया, ये इम्पोर्टेंट था। अच्छा उसके बाद बिसाइड ऑब्लिक बिसाइड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा बिसाइड का मतलब है साइड में बैठना। बिसाइड्स का मतलब है किसी बात में आप एक्स्ट्रा एक सेंटेंस यूज करना चाहते हो या फिर एक्स्ट्रा कुछ यूज करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, बिसाइड्स कथक आई ऑल्सो नो भरतनाट्यम। तो बिसाइड्स, ये एस याद रखना, ये एस पूरा चीज गलती कर सकता है। आपको एडिशन बोलना है, बिसाइड्स। अच्छा, शी वॉज सिटिंग बिसाइड her husband. She was sitting, she was sitting beside her husband. मतलब साइड में बैठा हुआ है, एक आदमी के साइड में बैठा हुआ है, एक आदमी के साइड में बैठा हुआ है। ठीक है, ठीक है, समझ में आया? ये जो कुछ चीजें हैं ना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू में आपको एरर डिटेक्शन में डायरेक्ट डायरेक्ट ये सब चीज़ें ही मिलेगा। ठीक है, जैसे कि एरर डिटेक्शन में या फिर सपोज एस नहीं दे दिया, आपको पता है एडिशन का मतलब एक एस होना चाहिए, तो मैंने गलती यहीं पे है। ये चीजें, ये जो छोटी छोटी नुआंसेस है, ये प्रीपोजिशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा उसके बाद आ जाएगा आपका ई नंबर क्वेश्चन। बाय
बाई एंड विथ का यूज। ठीक है, देखो जब जब बातें कट जाए ना, मैं चुप हो जाऊंगी, ठीक है, तो इसलिए आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, जब फ्लो रहेगा तभी मैं बोलूंगी, जब बात कटेगी मैं चुप हो जाऊंगी। ठीक है। अच्छा, जो भी हो, बाई का मतलब है कर्ता, जो काम कर रहा है। विथ का मतलब है जिससे आप कर रहे हो, जिस चीज से आप काम को कर रहे हो। ठीक है। अब व्हाट डज दिस मीन? ही वॉज इंटिमिडेटेड, मतलब डराना, बाई अ डॉग। मतलब यहाँ पे डॉग करता है, डॉग उसको डरा रहा है। ही वॉज व शी वॉज intimidated with a stick, उसको डंडा से डराया गया। सो से हो जाएगा विथ, बाय हो जाएगा, वो भी से हो जाता है, लेकिन यहाँ पे करता है, इंग्लिश में बदल जाता है बाय एंड विथ। समझ में आई? ये तो चलो पढ़ के समझ में आता है। अच्छा, उसके बाद आपका आ जाएगा सिंस एंड फॉर। ये तो पकड़ के रख दो, एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फॉर हो जाता है स्पैन ऑफ टाइम के लिए, एक छोटा मोटा वक्त के लिए, मतलब एक टाइम के लिए। सिंस हो जाता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। शी हैज बीन staying here, she has been staying here since 2001, she has been staying here since 2001। तार मैंने किसी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। अच्छा। अच्छा, she has been staying here for 5 years। तो देखो, एक समय का आपको टाइम लिमिट दिया गया है, तो वो हो जाएगा हैज बीन। ठीक है। किसी समय से रह रहा है, तब वो जो हैगा सिंस। एंड समय का टाइम स्पेन हो जाएगा फॉर आपका। समझ में आई मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? अच्छा, अब यहाँ पे एक कैच है, ये चीज़ जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। सिंस या फॉर के लिए हमेशा आपको परफेक्ट टेंस यूज़ करना पड़ता है, दैट इज हैज़ या फिर हैज़ बीन। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। अब अगर आपके पास नॉर्मल पास्ट टेंस रहा, सिंपल पास्ट टेंस रहा, तो वो गलत हो जाता है। सिंस एंड फॉर के साथ हमेशा परफेक्ट, मतलब परफेक्ट टेंस यूज होता है हमेशा। 90% टाइम परफेक्ट प्रेजेंट टेंस यूज होता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। हो गया। अच्छा, अब सेल्स की बहुत सारी दूसरी ड्यूटीज भी है। बोले तो सेल्स को आप रीजन जैसा भी यूज करते हो। सिंस माने बिकॉज, इसके लिए भी आप यूज कर सकते हो। कारण, शी इज नॉट प्रेजेंट टुडे since she has been suffering from fever from the last night। ठीक है, तो सिंस मतलब बिकॉज भी होता है। अगर कोई बातों में सिंस यूज करता है, कभी कभार उसको बिकॉज भी माना जाता है। ठीक है। फिर सिंस शी इज लेट, जेहेतु वो लेट है, शी वोंट बी अलाउड हियर। ठीक है। अच्छा, तो ये इम्पोर्टेंट था, तो हमने बता दिया। अब देखते हैं, कुछ चीज़ें छोटी-छोटी हैं, लेकिन याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्रीपोज़िशन 90% क्वेश्चन में, मतलब पैराजम्बल वगैरह में प्रीपोज़िशन बहुत ज़रूरी पड़ता है। ठीक है? अच्छा, फिर हाउएवर, मोरओवर। हाउएवर का मतलब है, एंड मोरओवर का मतलब है, हाउएवर का मतलब है
बट मोर ओवर का मतलब है इन एडिशन टू। शी इज एब्सेंट, मोर ओवर शी हैज टेकन माई कॉपी। वो एब्सेंट है और साथ ही साथ मेरी कॉपी भी लेके चली गई, तो वो हो जाएगा मोर ओवर। शी इज एब्सेंट, हाउएवर शी हैज कंप्लीटेड ऑल वर वर्क। उसने वो एब्सेंट है लेकिन फिर भी वो सारा काम करके गई। तो लेकिन फिर भी का इंग्लिश हो जाएगा हाउएवर, एडिशन का मतलब हो जाएगा मोर ओवर। ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये इम्पोर्टेंट हो गया। अच्छा फिर, अच्छा ये चीज़ ना बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत पड़ेगा पैराजम्बल्स में। अच्छा उसके बाद आपका बट। देखो बट एक ऐसी कंजंक्शन है जो आगे में अगर पॉजिटिव क्लॉज रहा तो पीछे में मतलब नेगेटिव क्लॉज रहेगा। व्हाट डज दिस मीन? आई हैव नॉट गॉन टू स्कूल बट आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। पहले देखो नेगेटिव हो, मैंने तो कोई काम ही नहीं किया, सॉरी मैंने तो स्कूल ही नहीं की, बट मैंने काम किया। तो दोनों देखो कंट्रास्ट है, तो वो हो जाता है बट के लिए। तो ये तो चलो इजी है, तो बताइए। अच्छा उसके बाद, अच्छा ये तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ग्रामर फॉर फ्रॉम एज वेल एज बिटवीन, ये इम्पोर्टेंट, ये बहुत आता है। अच्छा सुनो, फ्रॉम के लिए आपको टू यूज़ करना पड़ता है। बोले तो शी इज़ अवेलेबल फ्रॉम 2 PM टू 5 PM। तो फ्रॉम के साथ हमेशा, ये इम्पोर्टेंट है, फ्रॉम के साथ हमेशा टू जाता है। अच्छा बिटवीन के साथ क्या जाएगा? बिटवीन के साथ आपका हमेशा एंड जाता है। शी इज अवेलेबल, शी इज अवेलेबल बिटवीन 5 M 5 PM एंड 6 PM। वो अपनी चैम्बर में 5 बजे से लेकर 6 बजे तक रहेगी। तो बिटवीन के साथ हमेशा एंड रहता है। ये गलती मैंने भी किया था, ये सब जानना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बिटवीन के साथ अगर आपको समय का कुछ समझाना है तो बिटवीन के साथ हमेशा एंड लगाना है, एंड फ्रॉम के साथ हमेशा टू लगाना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद, अच्छा सुनो, इतना समझ में आ गया। हम थोड़ा धीरे धीरे जाएगा लेकिन एक एक चीज बारीकी से जाएगा, ठीक है। वैसे तो इसका ई बुक मिल ही जाएगा, टेंशन नॉट। किंतु जो मैं सुना रही हूँ उसको दैनिक दिन नोट करते जाओ। इससे क्या होगा ना, अपना नोट्स बनते बनते जाएगा। फिर अगर कुछ चीज़ मिस आउट कर लिए तो आपको ई बुक में मिल ही जाएगा। क्योंकि ग्रामर जून में अगर खत्म हो गया हम लोगों का, हम लोग 2 महीने में इंग्लिश बहुत आगे लेके जा पाएगा। क्योंकि हम लोग का IUPAS क्लरिकल का एग्जाम 29 अगस्त में, वो तो एकदम कंफर्म है। आई थिंक कैलेंडर में वही डेट है। तो मतलब हम लोगों के पास पूरा 2 महीने जो अजोस हम प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि मेरा भी टेंशन खत्म हो गया ग्रामर का, ठीक है। अच्छा जो भी हो, उसके बाद, अच्छा उसके बाद आपका आ जाएगा, हम्म, अच्छा देखो, ये इम्पोर्टेंट है, बिफोर एंड अबो। अच्छा इन लोगों के साथ एक चीज याद रखना, कभी भी परफेक्ट टेंस यूज नहीं होता है। पहले सीन्स एंड फॉर के लिए बोला था परफेक्ट टेंस यूज होता है, इन दोनों के साथ कभी भी परफेक्ट टेंस यूज नहीं होता है। हमेशा सिंपल पास्ट यूज होता है, हमेशा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा सो आपका बिफोर क्या इम्पोर्टेंट, मतलब बिफोर क्या चीज़ है, एंड
अगो क्या चीज़ है। वैसे तो हमको लगता है कि दोनों ही सेम चीज़ है, लेकिन इसमें थोड़ा मीनिंग का डिफरेंसेस है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो, शी लेफ्ट दिल्ली 2 days ago. She left Delhi 2 days before. अच्छा, she left Delhi before she got married. Before she got married. So she left Delhi 2 days ago. She left Delhi 2 days before. She left Delhi before she got married. अब देखो, बिफोर एक ऐसी वर्ड है, आप इसको कंजंक्शन जैसा यूज कर सकते हो। मतलब दो सेंटेंस को जुड़ा लगाने के लिए, जहाँ पे आपको बोलना है कि एक आदमी अपना घर छोड़ के जा चुका है। कब? शादी से पहले। तो ये जो दो स्थितियां हैं, एंड वहाँ पे आप एक कंजंक्शन ऐड करना चाह रहे हो, जहाँ पे एक काम आगे हुआ, एक काम बाद में हुआ, वहाँ पे आपको बिफोर लगाना होती है। ठीक है, अच्छा, हमने पास्ट टेंस परफेक्ट के वक्त हमने परफेक्ट पास्ट टेंस के वक्त हमने एक चीज सीखा था कि दो पास्ट एक्शन होता है, उसमें एक एक्शन आगे होता है, एक एक्शन बाद में होता है। उसके बारे में मैं अभी बोलूँगी, फिर से एक रिवाइज़ दूँगी, ठीक है? कि वहाँ पे बिफोर का यूज़ कैसे होता है, ठीक है? तो ये चीज़ मैं अभी समझाऊँ, लेकिन पहले बिफोर एंड अबव को सुनो। बिफोर क्या है? कंजंक्शन जैसे यूज़ किया जा सकता है, उसको आप प्रीपोज़िशन जैसे यूज़ करते हो। जैसे यहाँ पे शी लेफ्ट दिल्ली 2 डेज़ बिफोर, मतलब ये एकदम डेफिनिट है कि 2 दिन पहले ही वो दिल्ली छोड़ के गई है। लेकिन आपको ऐसा समझना है कि वो दिल्ली शायद 2 दिन पहले जा चुकी होगी। ये जो जा चुकी होगी, ये जा चुकी के लिए इंग्लिश यूज़ होता है अब। तो इसीलिए एज अ प्रीपोजिशन पास्ट एक्शन समझाने के लिए अगो, बट एज ए प्रीपोजिशन अगर कंजंक्शन यूज करना है तो वो आपका हो जाएगा बिफोर। ठीक है, जहाँ पे दो एक्शन को आपको एक जन आगे और एक जन पीछे समझाना होता है। दोनों की केस में आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करना होता है, सॉरी सिंपल पास्ट टेंस यूज करना होता है। आप यहाँ पे परफेक्ट टेंस कभी यूज नहीं कर सकते। व्हाट डू यू मीन बाय परफेक्ट टेंस? हैड या हैव या फिर हैज। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है जब आप एरर डिटेक्शन करोगे, क्योंकि नेक्स्ट वीक से हम लोगों को मोटा मोटी, मेरा टारगेट है क्लास में 300 एरर डिटेक्शन करना। ठीक है, एंड टेस्ट में मैं दूंगी। ठीक है, तो जब करोगे ना तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब हो गया। अब मैं क्या बोलने वाली थी? मैम। हाँ, मैम, हाँ, लेकिन बिफोर में ऐसे तो हम लोग यूज करते हैं ना, जैसे क्या बोलते हैं दैट ट्रेन हैज सॉरी दैट ट्रेन लेफ्ट ना सॉरी कैसे होते हैं, क्या? कैसे होते हैं ना दैट द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी रीच अच्छा, द वही मैं समझाई, वैसे से हाँ, कुछ यूज। वही वही समझाना चाहिए। अब देखो, अब मैंने एक चीज बोला था, पास्ट परफेक्ट टेंस, जहाँ पे आपका दो एक्शन होती है, उसमें से एक एक्शन आगे होता है पास्ट टेंस में ही, एंड सेकेंड एक्शन बाद में होता है, राइट? देखो, फॉर एग्जाम्पल, when we now uh, the train had, यहाँ पे देखो had की यूज हो रही है। The train had left station. The train had left station before
वी रीच्ड। अच्छा, ये हो गया एक सेंटेंस। और एक हो गया। हाँ, सुनाई दे रहा है ना? सुनाई दे रहा है ना? हाँ। सो द ट्रेन हैड लेफ्ट स्टेशन अब सुनाई दे बिफोर वी रीच्ड। हाँ। And secondly, she left Delhi before she got married. सुनो, दोनों में ही बिफोर यूज हुआ। यहाँ पे ये जो कर्म है, यहाँ पे ये जो कर्म है, यहाँ पे ये जो कर्म है पहले खत्म हो गया, राइट? अच्छे से ट्रेन जा चुका है, पूरा ट्रेन ट्रेन में मतलब स्टेशन में ट्रेन है ही नहीं। उसके बाद हम लोग जाके पहुंचे, तो एक एक्शन कंप्लीट हो गया, फिर और एक एक्शन स्टार्ट हुआ। तो ऐसे वक्त पे द फर्स्ट पार्ट, दैट इज द ओल्डर पार्ट, should be used with past perfect, and the second part should be simple past, right? लेकिन यहाँ पे she left Delhi before she got married. It's like मैरिज सेरेमनी आज था एंड कल वो दिल्ली छोड़ के चली गई, मतलब अपना मायका छोड़ के चली गई, वो आज जाके ससुराल आ गई। तो ये जो एक एक काम खत्म होते ही और एक काम शुरू हुआ ना, एक काम खत्म होते ही और एक काम काम शुरू हुआ ना, उसने दिल्ली छोड़ा, देन वो मैरिड हो गई। तो ये जो एक काम खत्म होते ही और एक काम शुरू हुआ, ऐसे वक्त पे दोनों में ही सिंपल पास्ट यूज हो रहा है। तो इतना जानने का ज़रूरत नहीं, इतना डरने का ज़रूरत नहीं। जब भी आपके सामने बिफोर होगा ना, ध्यान रखना कि वो एक्टिविटीज़ कैसा हो रहा है। क्या दोनों एक्टिविटी एक का खत्म होती और एक का खत्म हो रहा है, ना कि एक खत्म होने के कंप्लीशन के बाद दूसरा बात हो रहा है। मुझे जो सेंटेंस पढ़ के आपको समझ में आ रहा है, वो एक्टिविटीज़ को अपने दिमाग में रियलिटी के साथ सोचना पड़ेगा, ठीक है? तो वो चीज़ प्रैक्टिस करते-करते आएगा, वो आज डरने का कुछ नहीं है। बस ये ध्यान रखो, कोई एक पास्ट क एक्शन कंप्लीटली क खत्म हो गया, फिर और एक एक्शन हुआ। यहाँ पे जैसे ट्रेन चला गया, फिर हम लोग स्टेशन पहुँचे। ऐसे वक़्त पे आपको पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करना पड़ेगा। व्हेयरएज़ इस केस में दिल्ली छोड़ी, फिर उसका शादी हो गया। ऐसे वक़्त पे दोनों पार्ट में आपने बिफोर लगा के दोनों पार्ट को ऐड ऑन किया। नंबर 1 पॉइंट एंड नंबर 2 पॉइंट, क्या किया आपने? दोनों पार्ट को ऐड ऑन किया एंड क्या किया आपने? दोनों को आपने जोड़ा कि एक ये खत्म हुआ और ये शुरू हुआ। तो जब दो एक्शन को जोड़ना होता है एंड आपको एक के आगे दूसरा काम करना होता है, तब आपको बिफोर यूज करना होता है। वहां पे अगर किसी ने एगो यूज कर दिया तो वो गलत है। वही मैं आपको समझाना चाह रही थी। एगो को कभी भी आप कंजंक्शन जैसा यूज नहीं कर सकते हो। एगो हमेशा पीछे यूज होगा, एगो हमेशा पीछे यूज होगा, ठीक है? वही चीज मतलब जानना था। तो डरने का कुछ नहीं है, इतना मतलब क्रिटिकल नहीं आएगा। उस सेंटेंस पढ़ के आपको समझ में आ ही जाएगा कि कौन सा काम कंप्लीशन वाला एक्शन है एंड कौन सा मतलब नज़दीक नज़दीक कंप्लीशन वाला वर्क है। वो चीज़ प्रैक्टिस से हो जाता है, टेंशन आउट, ठीक है? अच्छा, उसके बाद
एक सेकंड। हम्म, फिर रूल टू, फिर रूल टू। अब इसमें क्या बोलना है मुझे? बिटवीन एक ऐसी वर्ड है ना जो हम, बिटवीन एक ऐसी वर्ड है जो हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन लेते हैं। अब इस बात का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, अब इसका मतलब क्या है? हमेशा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लेता है। हमारा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होती है? मी, हिम, हिज, देम, दीज आर द ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस। तो सपोज मुझे बोलना है तुम में और मुझ में मैं लंबी हूँ, ऐसे वक्त पे आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे? बिटवीन यू एंड मी। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, मैंने तब गलती किया था। सो बिटवीन यू एंड मी आई एम द डॉलर, ठीक है। सो बिटवीन यू एंड आई कभी नहीं होगा, क्योंकि बिटवीन एक ऐसी है जो अपने साथ हमेशा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लेती है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। अब उसके साथ एडिशनल वर्ड क्या आ जाएगा? लेट, लेट हिम डू। सो लेट के साथ भी हमेशा आपका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होती है, लेट हिम डू द टास्क, ठीक है। सो लेट के साथ भी हमेशा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज होता है। अच्छा, सी, वॉच, हेल्प, मेक, हियर, बीट। बीट मतलब किसी को बाई, हाँ, बीट मतलब किसी को बाई बाई करना, ठीक है। ही बीट हिम। अच्छा, बीट का पास्ट टेंस हो जाता है बेट। सो ही बेट हिम गो। बीट के बाद आपका आ जाएगा, बीट के बाद आपका आ जाएगा आपका ऑब्जेक्टिव, उसके बाद वर्ब वन। वाई? बिकॉज इनके साथ हमेशा बेयर इंफिनिटिव लगता है। ये चीज मैंने वर्ब के टाइम में बताया हुआ है। व्हाट डू यू मीन बाय बेयर इंफिनिटिव? इनके साथ बेयर इंफिनिटिव लगता है, इनके साथ, इनके साथ बेयर इंफिनिटिव लगता है। व्हाट डू यू मीन बाय बेयर इंफिनिटिव? वर्ब वन, ठीक है। उसके आगे कोई टू नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर माय वर्ड्स? लेट, सी, मेक, हियर, let, see, watch, let, see, watch, help, make, hear, beat, ठीक है। ये 6 वर्ड्स है जिनके साथ हमेशा बेयर इंफिनिटिव लगता है, एंड इनके पीछे हमेशा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लगता है along with between। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बीइंग एन एस्पायरेंट जानना चाहिए।
अच्छा, आप लोग डर रहे हो कि ये चीज़ हमको कहाँ पे मिलेगा? मैंने ग्रुप में वर्ड का शेयर किया हुआ है एंड आपका क्या बोलते हैं नाउन प्रोनाउन का भी शेयर किया हुआ है। उसमें भी ये चीज़ अच्छे से बोला गया है। कुछ-कुछ रोज़ 2-3 चैप्टर में रिपीट होगा। तो आप जब पढ़ोगे वीडियोज़ के साथ पढ़ते जाना, तब क्या होगा सब आपके दिमाग में बैठ जाएगा, सब चीज़ आपको मिलेगा। ठीक है? तो डरने का कुछ नहीं है। क्योंकि सारे रूल्स कभी-कभार घूम-घूम के आते हैं। एक ही रूल 2-3 चैप्टर में रिपीट होता है। ठीक है? अच्छा जो भी हो, उसके बाद हमको और क्या बोलना है, नेक्स्ट रूल क्या आएगा? लेट्स सी। अच्छा सुनो, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं पीवाईक्यू एक ले रही हूँ, ठीक है? उसके ऊपर मैं आंसर मतलब समझाऊँगी। ठीक है? मैं पहले एग्ज़ाम्पल देती हूँ जो क्वेश्चन आया हुआ है। हिज ड्रेस इज़ डिफरेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है एंड cheaper than mine. अब देखो, मैंने 2-3 क्लास पहले रूल ऑफ पैरेललिज्म बताया था, जिसका मतलब है एंड के आगे पीछे जो फॉर्म ऑफ वर्ब होगा वो सेम होगा। प्लस अगर कोई एक पर्टिकुलर फॉर्मेट यूज होती है किसी पर्टिकुलर वर्ड के साथ, लेकिन इस वाले वर्ड के साथ वो वाला फॉर्मेट नहीं जाता है, तब आप इसको इसको नहीं मिला सकते। अब इस बात का मतलब क्या है? दो एग्जाम्पल बताता है। शी इज सिंगिंग एंड डांस डांस्ड एट द पार्टी। ये क्या है? रूल ऑफ पैरेललिज्म में गलत होता है। क्यों बोलो तो? ये एक जिरांड है एंड ये एक पार्टिसिपल है। जिरांड एंड पार्टिसिपल को आप कभी भी एंड दे के यूज नहीं कर सकते। तो क्या होगा? शी इज सिंगिंग एंड डांसिंग। ये अगर जिरांड है, ये इसको भी जिरांड होना पड़ेगा। द पार्टी। ठीक है? तो आगे इन पीछे सेम फॉर्मेट आपका नाउन वर्ब यूज होना पड़ेगा। ये था नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, रूल ऑफ पैरेललिज्म समझाने से पहले एक पॉइंट टू बी नोटेड इम्पोर्टेंट है। हम स्टेनो में ना पॉइंट टू बी नोटेड को एन भी लिखते हैं। ठीक है? अच्छा सुनो, डिफरेंट डिफरेंट एक ऐसी वर्ड है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, दैट इज ऑलवेज फॉलोड बाय फ्रॉम। ठीक है? सो डिफरेंट के साथ फ्रॉम जाता है। ठीक है? अब इस बात का मतलब क्या है? और हाँ, शी इज डिफरेंट देन हर हस्बैंड। डू यू थिंक ये करेक्ट सेंटेंस है? ना, करेक्ट सेंटेंस नहीं है। क्यों? डिफरेंट के साथ हमेशा प्रिपोजिशन फ्रॉम लगे होता है। ठीक है? इसीलिए मैंने बोला हमारे इंग्लिश में
कुछ प्रीपोजिशनल वर्ब्स है जो कि ना एक पर्टिकुलर प्रीपोजिशन के साथ ही बैठता है और किसी के साथ नहीं बैठता है। शी इज डिफरेंट फ्रॉम हर हस्बैंड होगा, देन हर हस्बैंड नहीं होगा। ठीक है, तो अगर ये वर्ड के साथ फ्रॉम लगता है तो हम लोगों का लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया हुआ है, शी हिज एक्सेलेंट, his dress is different and cheaper than mine। ये contextually तो करेक्ट है लेकिन ग्रामेटिकली रॉन्ग है। क्यों? his dress is different, different के साथ कौन जाता है? from। तो एंड के आगे डिफरेंट का जो प्रीपोजिशन है वो बैठेगा। his dress is different from एंड, क्योंकि एंड मेरा यहाँ पे रूल ऑफ पैरेललिज्म को दर्शाता है। रूल ऑफ पैरेललिज्म और से भी जाते हैं, हाँ दोनों सेम चीज है। His dress is different from, डिफरेंट के लिए चला गया फ्रॉम, एंड तो एंड चीपर देन, क्योंकि चीपर एक कंपैरेटिव वर्ड डिग्री है तो उसके साथ तो देन जाएगा, तो ये ठीक है, चीपर देन माइन। तार माने कि एंड रूल ऑफ पैरेललिज्म को दर्शाता है, इसके आगे एंड इसके पीछे, तो his dress is different from वो हो जाएगा एक पार्ट, फिर रूल ऑफ पैरेललिज्म दैट इज एंड cheaper than mine, cheaper than mine हो जाएगा अलग पार्ट। व्हाट डू मीन बाय cheaper than mine? कंपैरेटिव डिग्री के साथ हमेशा देन लगता है, हमको मालूम ही है। तार माने कि जिस वर्ड के साथ जो प्रीपोजिशन जाती है, रूल ऑफ पैरेललिज्म हमको वो चीज मेंटेन रखना पड़ेगा, इसके साथ आप इसको नहीं मिला सकते। दैट्स व्हाट वी कॉल रूल ऑफ पैरेललिज्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तार माने कि इस रूल का मतलब क्या है, ये मतलब इसका पॉइंट क्या है? इसका पॉइंट ये है कि हाय हाय, इसका पॉइंट ये है कि prepositional use should be correct according to the verb। जो है जिसके साथ जो यूज होता है वो आप अदल बदल नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज ऑफ अ कंजंक्शन लाइक एंड और या फिर बट। समझ आई? अच्छा, ये इम्पोर्टेंट था। अच्छा, अब देखिए तो आपके लिए एक पीवाई क्यू है, मुझे बताना, ठीक है? ये क्वेश्चन आया हुआ है, उस दिन ही मैंने एक रूल बताया था, देखिए तो आप समझते हो कि नहीं, मतलब याद है कि नहीं? ये पीवाई क्यू है, आया हुआ है, सब पीवाई क्यू ही मिलेगा। अब बोलो क्या होगा इसमें? और एक क्लास लगेगा और प्रीपोजिशन खत्म हो जाएगा, बस उसके बाद कंडीशनल करके हम लोग एरर डिटेक्शन में जाएंगे। उसके बाद बहुत प्रैक्टिस होगा, प्लीज सब लोग ऑनलाइन रहना, एंड ऑल्सो मैं वर्कशीट्स दूंगी। ये 2 महीना मैंने रखा बेसिक्स क्लियर करने के लिए। बोलो एनोनिमस। ना, फिर हम तो गलत कर रहे हैं। देखो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड होना चाहिए, तो ही क्या है? सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, तो यहाँ पे अगर सब आई लगा है तो ठीक ही तो है। मैंने कुछ और बोला था, जो नाम उस क्लास में प्रेजेंट है, एडजेक्टिव में बोला था मैंने, ध्यान से देखो। ओह वेरी गुड, वेरी गुड, याद है आपको तब तो। सीनियर एक ऐसी वर्ड है
जो ओआर से कंप्लीट होती है। तार मैंने ओआर वाली वर्ड हमेशा सक्सेड करती है टू को। सो माय करेक्ट सेंटेंस विल बी ही इज सीनियर टू, क्योंकि सीनियर के साथ टू जाता है, सीनियर के साथ एन नहीं जाता है। एंड ओल्डर देन आई, आई इज करेक्ट क्योंकि ये ही है। समझ में आई? वेरी गुड, आपको याद था, वेरी गुड, अच्छा लगा। ये ओ वर्ड वाला एंडिंग वर्ड हमेशा टू से मतलब प्रोसीड करता है। वेरी गुड। इस तरह हमने प्रिपोजिशन की जो अनकन्वेंशनल रूल्स थे उनको ख़त्म किए। अब नेक्स्ट क्लास में इन, एट, टू, ऑन, ये सब जो भी है इसको लेके छोटा छोटा रूल्स है वो ख़त्म हो जाएगा। उसमें भी इम्पोर्टेंट है कुछ कुछ। एंड हम लोग कंडीशनल्स करेंगे। ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एक क्वेश्चन तो इससे बनता ही है। देन हिप्पी नया चीज़ शुरू करेंगे, प्रैक्टिस सेट, एंड देन रीडिंग सेशन तो शुरू ही हो रहा है। तो चलो जाओ खाना वाना खाओ, सर अभी जाके स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। आई थिंक कल या परसों क्लास होगा, देन वी आर गुड टू गो। टाटा।